हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल स्कोर पे। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले भी मेरा एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया आपको ऑडिटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ इसमें मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सवाल होते हैं कि मॉक कैसे देना है। तो मैंने उस पर ये वीडियो बनाई है। बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब है, जैसे कि मॉक हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, मॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पैटर्न होना चाहिए, कितने मॉक्स देना चाहिए, और जैसा कि आपको पता है मार्केट में कई सारे मॉक्स हैं, तो विच वन इज़ बेटर, आपके लिए बेस्ट कौन सा है और आपको कौन सा देना चाहिए, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। अभिनव नाम है मेरा, जैसा कि मैंने बताया है। CGL 2016 से सेलेक्टेड हूँ मैंने 2018 CGL भी दिया है। इसमें मैंने मैथ्स में इसमें मैंने प्री में 196.21 स्कोर किया है, और मैथ्स में मेंस में 181 और इंग्लिश में 161। जॉब के अलावा मैं यूट्यूब पे पढ़ाता भी हूँ। मेरा एक चैनल भी है AKB SSC जोन के बारे में। इस चैनल के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो क्लास है ये बेसिकली SSC के सारे एग्जाम्स के लिए है। चाहे आप CGL दे रहे हो, चाहे आप CPO दे रहे हो, चाहे आप स्टेनोग्राफर दे रहे हो, चाहे आप MTS दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, CHSL, जितने भी एग्जाम SSC कंडक्ट करवाती है उन सब के लिए है ये वीडियो। मैं इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के बारे में बताने वाला हूँ कि प्री के लिए कैसे तैयारी करनी है, मतलब कैसे मॉक देने हैं, और मेंस के लिए कैसे मॉक देना है। ओके, तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या होता है मुझसे, जो आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राइट टाइम होना चाहिए मॉक स्टार्ट करने का। देखो, ये राइट टाइम का मतलब ये है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करते रहते हैं। अब देखो, सिलेबस कब कवर होगा आपको नहीं पता है, तो हमें ना सिलेबस का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही 20 से 25% आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही 20 से 30% आपका सिलेबस कवर हो गया है, आप मॉक स्टार्ट कर दो। देखो, मॉक देने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें ना रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप मैथ्स का आपने एक टॉपिक किया, से प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगला आप एडवांस मैथ्स कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है आप उसे भूल जाओ। लेकिन अगर आप मॉक देते रहते हो तो मॉक में आप रोज उन्हीं क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू करोगे तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यही चीज रीजनिंग में होता है, यही चीज इंग्लिश के रूल्स में होता है। जब आप रोज रोज सेम रूल्स के साथ गो थ्रू करोगे क्वेश्चंस में, तो आपके भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहला बेनिफिट तो आपको ये है कि अगर आप मॉक दे रहे हो तो रिविजन करने की जरूरत कम पड़ेगी। कम ना, मैंने नहीं बोला है कम, बहुत कम। और बहुत बच्चे तो नहीं भी करते हैं रिवीजन। ये सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में है। जीके के लिए रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके में आज तक ऐसा कोई मॉक नहीं बना है जो प्रॉपर एग्जाम्स को फॉलो करे। तो बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर मॉक दे रहे हो। तो राइट टाइम क्या है? अगर आपको तैयारी करते हुए 2 महीने हो गए हैं तो भैया स्टार्ट कर दो। सिलेबस कवर अप होने का वेट मत करो। अगर 60 नंबर ही आते हैं 200 में से, कोई दिक्कत नहीं है भैया, स्टार्ट करो। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर अप होता रहेगा मॉक में आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। तो आपको एक तरह से ये भी पता चलेगा कि भैया मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं उस टॉपिक में। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि राइट टाइम टू स्टार्ट मॉक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मॉक का। देखो, इंपॉर्टेंस क्या है मॉक का, तो आपके सामने सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है मॉक का, तो देखो वो मैं खुद हूं। देखो, मैं अपना एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज कि देखो, मैथ्स के लिए मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। इंग्लिश के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट की एक बुक पढ़ी है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। और जीके के लिए मैंने एक ल्यूसेंट की बुक पढ़ी है। तो मैंने तो मतलब कुल मिला के किताबें पढ़ी नहीं है SSC की ज़्यादातर। तो मैंने क्या किया है, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मॉक दिए हैं। अगर आप प्री के बारे में बात करो तो किसी भी प्री एग्जाम से पहले मैं 50 से 100 मॉक देता था, एटलीस्ट। और मेंस में भी मैं हर रोज 2 से 3 मॉक देता था, तो उसका मुझे बेनिफिट मिलता था। तो मॉक का इंपॉर्टेंस यही है कि देखो, पहला चीज तो ये कि अगर आप रेगुलर मॉक देते हो तो आपकी स्पीड रहेगी, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता रहेगा। टाइम की दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मुझे जो मॉक का लगता है ये कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप सेम क्वेश्चन से रोज गो थ्रू कर रहे होते हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक। देखो,
इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक के बाद मैं आपको बताता हूँ मॉक देना कैसे होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना कि वही है कि आपको मॉक देना कैसे है। पहले मैं आपको प्री के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखो, इससे पहले जैसे ही आप कोई मॉक देना स्टार्ट करते हो उससे पहले ना आपको 4 रजिस्टर खरीदने हैं। देखो 4 रजिस्टर क्यों? एक आपको मैथ्स के लिए, एक रीजनिंग के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक जीके के लिए। जब आप एक बार कोई भी मॉक देते हो, देखो 1 घंटे का मॉक होता है। 1 घंटा आप विदाउट एनी डिस्टरबेंस आप उस मॉक को कंप्लीट करो। पहले 1 घंटा उस मॉक को दो, देन उसके बाद ना उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका रिवीजन कैसे करना है? से 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, तो आपको करना क्या है, 25 के 25 क्वेश्चंस को दोबारा देखना है। चाहे आपने मॉक में सही किया है या गलत, उस 25 के 25 क्वेश्चंस को आपको दोबारा देखना है। देखो दोबारा क्यों देखना है उस 25 क्वेश्चंस को? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप मॉक दे रहे होते हो तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस आप सही करते हो, लेकिन जिस वे से आपने किया है मे बी वो वे गलत है, या फिर हो सकता है कि आपने तुक्का मारा हो और वो सही हो गया हो। तो जब आप 25 के 25 क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू करोगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। जो क्वेश्चन आपको आता है वेल एंड गुड है, स्किप करो उसको। जो नहीं आता है, तो जो मैंने एक रजिस्टर आपको सजेस्ट किया है उस रजिस्टर पे उस क्वेश्चंस को लिखो। जब आप 25 क्वेश्चंस करते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आए हर मॉक में जो आपको नहीं आते हो, या फिर 20 भी आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप 20 के 20 को लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। जब आप 25 या 30 मॉक दे दोगे तो आप खुद देखो कि आपके पास 300 क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा जो बिल्कुल नए क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये है। ये मैं सिर्फ मैथ्स के लिए बताया है मैंने कि मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हो। यही काम आपको रीजनिंग में करना है। जैसे आप रीजनिंग में एक मॉक देते हो, आप देख रहे हो कि उसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत है, तो जो क्वेश्चन गलत है एक रजिस्टर पर राइट डाउन करो। फिर आपने अगले दिन मॉक दिया, फिर सेम प्रॉब्लम आई, फिर राइट डाउन करो। हर रोज यही करो। एक बेनिफिट तो ये मिलेगा कि जब आप 8-10 दिन बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा देखोगे तो एक चीज आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली में कौन सा टॉपिक है जो वीक है, जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। जब आप उन 25 या 30 क्वेश्चंस या फिर 100 क्वेश्चंस को देखोगे जो आपने उस पर लिखा है, तो उसका एक बेनिफिट तो आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो पता चल जाएगा। सेम यही चीज आपको जीके के लिए करना है। तो ध्यान रखना, जीके के लिए करंट अफेयर को स्किप करो। अगर आपको नहीं भी आता है एग्जाम में से, अगर मान लो आप एक मॉक दे रहे हो और उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, तो अगर आप उसे नहीं भी लिखते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जरूर लिखो। और स्टैटिकल जीके जो है, जो अगर स्टैटिकल जीके उसमें आ रहे हैं वो तो आपको जरूरी लिखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं करंट अफेयर के लिए क्यों आपको मना कर रहा हूँ, बिकॉज कि देखो यू नेवर नो कि आप एग्जाम में कब बैठने वाले हो, और लास्ट 6 महीने का ही करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम एसएससी के एग्जाम्स में। हालांकि देखो पूछने के तो वो 4-4 साल पहले के भी पूछ देते हैं। से 2018 के सीजीएल में मुझसे 2016 का एक करंट अफेयर पूछ दिया था, तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, एग्जाम से ठीक 6 महीने पहले का मॉक करंट अफेयर स्टार्ट करना है। यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो कंपाइलेशन डालते हैं 6 महीने का, 3 महीने का, आप वहां से करंट अफेयर चेक कर सकते हो। तो करंट अफेयर इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको मॉक पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप रेगुलर कर रहे हो, राइट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। देखो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके भी हो गया, इसके बाद आता है इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। आपने 50 के 50 क्वेश्चंस किए, 25 के 25 क्वेश्चंस किए, आपने देखे उसमें से कुछ सिनोनिम्स थे, कुछ एंटोनिम्स थे, कुछ वन वर्ड थे, कुछ एडियम्स थे, कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस थे या कुछ फिलअप्स थे। तो आपको करना क्या है, जब आप एक बार मॉक दे देते हो तो पर्टिकुलर जो इंग्लिश के लिए आपने रजिस्टर बनाया है मॉक के बाद, उसमें एक सिनोनिम्स के लिए अलग से 8-10 पेज का एक ब्लैंक पेज छोड़ दो। आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स चारों के लिए यही काम करना है। जो आपको आता है स्किप करो, जो नहीं आता है उसमें लिखो। आप देखोगे कि जब आप 50 मॉक दे चुके होंगे ना, तो आपके पास 500 नए वर्ड्स होंगे। यही काम आपको फिलअप्स के लिए करना है, यही आपको एरर के लिए करना है। कि जैसे अगर आपने एरर में एक क्वेश्चन गलत किया है, आर्टिकल की गलती है, तो वो रूल्स को लिखो, उस क्वेश्चंस को लिखो कि आपने क्या गलती किया है। तो एक तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो रिवीजन अच्छे से हो पाएगी आपकी। रिवीजन अगर अच्छे से हो तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार सारे क्वेश्चंस लिख लेते हो और जब आप 20 से 10 मॉक दे देते हो, तो उसके बाद आपका काम क्या होना चाहिए,
तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप मॉक दे रहे होते हो तो मॉक हम इसलिए नहीं देते ताकि आपको पता चल सके कि आपके एक्चुअली में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मॉक देने का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप ये पता कर सको कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या आपकी कमी है, और फिर उसको आप ठीक करो। वो ठीक कैसे करोगे? जब आप मॉक को अच्छे से रिवाइज करोगे। देखो, ये तो प्री का था। मेंस के लिए भी आपको यही फॉलो करना है। देखो, मेंस के लिए एक क्वेश्चन आता है कि मेंस का मॉक हमें देना कब है। ये एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर एसएससी सीपीओ मेंस के बारे में। लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि प्री देने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा। तो भाई, आज तक कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जिसने फाइनल सिलेक्शन लिया हो और उसने मेंस की तैयारी प्री के बाद स्टार्ट की हो। एक्चुअली में जब आप सीजीएल को टारगेट करते हो, जब आप चाहते हो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सीएसएस में जाऊं, या फिर मैं ऑडिटर बनूं, तभी आपको आपके माइंड में, या मैं डबल ए बनूं, आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि मुझे मेंस भी फेस करना है। तो मेंस की तैयारी भी आपको प्री के साथ ही स्टार्ट करना है। प्री के साथ ही, जैसे ही आप एक बार प्री दे देते हो, एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाता है, तो मेंस का मॉक भी स्टार्ट कर दो। देखो, मेंस का मॉक कैसे देना है आपको? एक दिन मैथ्स दो, एक दिन इंग्लिश दो, या फिर आधा आज मैथ दिया, आधा कल मैथ दिया, आधा आज इंग्लिश दिया और आधा कल इंग्लिश दिया। ये आधा आधा का चक्कर क्या है? तो ये जो ऑनलाइन मॉक होते हैं, आप उसको पॉज कर सकते हो। उसमें स्टॉप करने का या फिर पॉज और रिज्यूम करने का एक चॉइस होता है, वो आप कर सकते हो और वो करो। वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जब आप मॉक देते हो 2 घंटे इंग्लिश में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसको रोक दो, आधा आज देखो, आधा कल देखो। मैथ्स में आप चाहो तो एक दिन में दोनों 2 के 2 घंटे आप सेटिंग देकर आप उसे कर सकते हो। पैटर्न सेम फॉलो करना है जैसे प्री में किया था। आप एक बार मॉक देते हो, आज मान लो आज आपने एक पूरा मॉक दे दिया मैथ्स का, 100 के 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, चेक करो कि आपको कौन सा आता था, कौन सा नहीं आता था। अगर आपको कोई आता है अच्छे से तो आप उसको स्किप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो उसको राइट डाउन करो रजिस्टर में। आप देखोगे कि एक एक मॉक में ना, अगर आपने प्री में ही स्टार्ट कर दिया तो एक एक मॉक से ना 50-50 क्वेश्चन सीख सकते हो, 40-40 क्वेश्चन कर सकते हो। और वीक में अगर आपने 2 मॉक भी दिए मैथ्स के, तो एक वीक में आप 80 क्वेश्चन सीख रहे हो। समझ रहे हैं? मतलब 80 क्वेश्चन मतलब इतने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे मैथ्स में ना मुश्किल से मुश्किल 500-600 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 500 टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, इतने तो है भी नहीं। और कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो मुश्किल से 100 कंसेप्ट होंगे। आप 80 क्वेश्चन एक दिन में सीख लेते हो, यानी कि 6, मतलब आप देख लो कि जब आप 20 मॉक दे दोगे ना, मैथ्स में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आप उस 20 मॉक को 100% दे देते हो, तो मतलब आपकी मैथ्स की तैयारी फुल है। तो ये बेनिफिट है। और इंग्लिश में भी आपको यही करना है कि जब आप एक बार इंग्लिश का मॉक दे देते हो, तो अगेन आप 2 घंटे के लिए मॉक देते हो, फिर उसको रिवाइज करो, और अगेन उसको एक राइट रजिस्टर में जब आप रिवाइज करते हो तो उसमें लिखो कि कितने इडियम्स आपके गलत हुए हैं, कितने सिनोनिम्स, कितने एंटोनिम्स, कितने वन वर्ड, वो सब लिखो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। और अगेन जब आप 20 मॉक देते हो तो आपके पास अराउंड 500 वोकैब्स होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरीके से आप मेंस का मॉक प्री के साथ ही स्टार्ट करो। वेट मत करो कि जब मेंस की बारी आएगी तब देंगे, अभी से स्टार्ट करो। जैसे ही एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाता है सीजीएल का या कोई भी एग्जाम का, तो आप मेंस का मॉक स्टार्ट कर सकते हो। और प्री का मॉक, रिमेंबर मैंने प्री का मॉक बोला है, जब जैसे आप 20 से 30% सिलेबस कवर कर लेते हो, तभी आपको प्री का मॉक स्टार्ट कर देना है। तो ये तो आ गया मॉक की बारी। इसके बाद देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि हाउ मेनी मॉक इज सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू बी अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो मुझे कितने मॉक्स देने पड़ेंगे? तो देखो भैया, इसके लिए कोई काउंटिंग नहीं है। कुछ लोग 100 देते हैं, कुछ लोग 20 देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन तक आप मेंस का मॉक देते हो ना, मतलब मेंस का एग्जाम देने जिस दिन बैठोगे, उस दिन तक आपको हर रोज एक मॉक देना है, हर रोज एक मॉक देना है। तो कुछ लोग 40 देते हैं, कुछ 100, कुछ 200, कितने भी दे सकते हो। इसके लिए कोई काउंटिंग नहीं है, इट्स अनकाउंटेबल। यू कैन से कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो, मॉक देते रहो, स्पीड बनी रहेगी आपकी। अगर आपने 5 दिन भी मिस किया ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 से 4 दिन मिस कर जाते हो ना, उसके बाद जब आप मॉक देने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और जब आप रेगुलर मॉक दे रहे हो, तो मैंने बताया था आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर मॉक दे रहे हो तो। ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी मॉक इज सफिशिएंट। अब मेरे से एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि विच मॉक इज बेटर, विच मॉक इज बेटर। तो देखो, मार्केट में आपको पता है कई सारे मॉक्स अवेलेबल है, एसएससी ट्यूब, क्यू मैथ्स, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, मतलब
ऑलिव बोर्ड, काफ़ी सारे हैं ऑलिव बोर्ड वगैरह, या फिर पैरामाउंट का, करियर पावर का। कुछ कहते हैं कि कुछ अच्छा है कुछ ख़राब है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, सब अच्छे मॉक है। तो आपको कौन सा देना है? तो आपको सारे मॉक देने हैं। देखो सारे मॉक कैसे, अभी अगर आपने मॉक देना स्टार्ट कर दिया, आप खुद सोचो कि अगर आप क्यू मैथ्स पे जाते हो, मुश्किल से मुश्किल 20 मॉक देता होगा। क्या 20 मॉक से आपकी तैयारी हो जाएगी? नहीं। फिर आपको एसएससी ट्यूब पे भी जाना पड़ेगा, फिर आपको टेक्स्ट बुक भी देखना पड़ेगा, फिर आपको करियर पावर भी देखना पड़ेगा। यानी कि आप एक मॉक लो, उसको फिनिश करो, फिर कोई दूसरी कंपनी का परचेज करो, फिर उसको परचेज करो, उसको खत्म करो, फिर तीसरी कंपनी पे स्विच करो। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपके एग्जाम्स है। और पर्सनली आप अगर मेरे बारे में बात करते हो तो ऐसा कोई वो नहीं है। टेक्स्ट बुक हो, क्यू मैथ्स हो, एसएससी ट्यूब हो, या फिर टेक्स्ट बुक हो, ग्रेडअप हो, मैंने इन सब के मॉक्स दिए हैं। करियर पावर या फिर पैरामाउंट का, मैंने सभी के मॉक्स दिए थे। क्यों? क्योंकि भैया जैसे ही आप 20 मॉक देते हो वो खत्म हो जाता है, फिर वही क्वेश्चंस रिपीट करने लग जाते हैं वो लोग। तो मैं तो कहता हूँ आप 10 से 20 मॉक खरीद से ज़्यादा खरीदो भी मत। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आप ग्रेड अप पे गए और आपने 50 मॉक खरीद लिया, जरूरत नहीं है 50 मॉक खरीदने की। या फिर आपको करना क्या है, 10-10 मॉक ही खरीदना है एक कंपनी का। इससे क्या होगा कि आप एक तरह से जितनी भी कंपनीज हैं आप उन सब के क्वेश्चंस देख लोगे और हर टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू कर लोगे। इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चंस होते हैं, सारे ही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, कुछ एक कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल मॉक बनाते हैं, आप उनको स्किप कर सकते हो भैया, क्योंकि देखो इतना मुश्किल पेपर आता नहीं है। और पर्सनली अगर मेरे से पूछो कि सबसे अच्छा मॉक क्या है, तो मैं टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप, मुझे पर्सनली ये दोनों का ही मॉक बहुत अच्छा लगा। टेक्स्ट बुक एक्चुअली में एसएससी के पार बनाता है, जो एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है उसी के लेवल का वो बनाता है। और ग्रेडअप थोड़ा हाई बनाता है टेक्स्ट बुक से। तो मतलब ग्रेडअप भी ओके ओके है, मतलब अच्छा है। तो आप ये दोनों मॉक ही कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है AKB SSC जोन के नाम से, जिस पे मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ये इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस आपको मैथ्स और रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई पैसा पे नहीं करना आपको। हर रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप उस वीडियो को आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से आप मैथ सीख सकते हो। और भी बहुत कुछ है जो मैं उस चैनल पे सिखाता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चैनल पे जाओ और एक बार देखो कि उस चैनल पे क्या क्या है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि वो चैनल आपके काम का है, तो उसको सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस क्लास में इतना ही था। अगर आपने फुल स्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये एक तरह से स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे समय में ऐसे चैनल्स नहीं होते थे जो हमें बताते थे कि मॉक कैसे देना है, भैया AAO का जॉब प्रोफाइल क्या है, ऑडिटर का जॉब प्रोफाइल क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल है। ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो भैया सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन दबा दो। मैं सर को कह दूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे मेरे चैनल का, वहाँ से जाके आप एक बार मेरे चैनल को भी गो थ्रू कर लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और इकलौता चैनल है एसएससी यूट्यूब पे जो फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, AKB SSC जोन। तो जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप मुझसे चाहते हो कुछ और सीखना, मेरी स्ट्रेटेजी या कुछ भी, नीचे कमेंट में लिख देना, ताकि अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप स्टडी, लॉकडाउन का बेनिफिट उठाओ, घर पे रहो। अगले 3-4 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी।